बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। और बहुत अहम पार्ट है ये, बहुत अहम पार्ट है। इसके ऊपर डिपेंड करती हैं आपकी न्यूमेरिकल्स, आपकी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके अंदर आप लॉ ऑफ मास एक्शन को भी देखेंगे, वेज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्विलिब्रियम, इस टॉपिक को भी देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है चैनल पर मौजूद सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेक करें तो आपको 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। क्लिक करें उसके ऊपर, प्लेलिस्ट खुल जाएगी, सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो अभी चल रहा है इस तक की सारे MCQs, सारे सेल्फ असेसमेंट, सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स सब सॉल्व करवाई हुई हैं, एक नुक्ता भी नहीं छोड़ा है। इसके अलावा प्लेलिस्ट और भी मौजूद हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और भी मौजूद हैं। मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की भी, और जो है ओल्ड केमिस्ट्री, ओल्ड फिज़िक्स, ओल्ड मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मौजूद हैं। शॉर्ट्स के नाम से भी प्लेलिस्ट मौजूद होगी, उसमें देखें वीडियोस हैं बहुत सारी, 1-1 मिनट की हैं। व्हाट सीरीज़ ये बनाई थी उसकी सारी 1 मिनट में आपको 1-1 मिनट की वीडियोस हैं। क्या का जवाब मिल जाएगा, एटम क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, इस क्या का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आपसे फ्यूचर रिलेटेड, मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं, मोटिवेशन के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको आप चेक कर लीजिए, उसमें वीडियोस मौजूद हैं। मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो मौजूद हैं। कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, मुख्तलिफ मॉडल पेपर्स, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इनके मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस पे वीडियोस बनाई हैं, वो भी देखिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये क्विक रिव्यू आपकी बुक से ही, बुक के मुताबिक हम चलते हैं। नए आने वाले इस बात को समझ लें, एक एक टॉपिक यहाँ से। केमिकल इक्विलिब्रियम जब हमने शुरू किया तो हमने पहली वीडियो जो बनाई थी वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के ऊपर बनाई थी। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और इस बुक के अंदर इरिवर्सिबल से आपका कोई लेना देना नहीं है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस जो कि रिवर्स होते हैं उनको हमने इसमें डिस्कस करना है। और यही फिर आगे हमने और क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि ये जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस कर चुके, तो अब ज़रूरत है, अब हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या और डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या, इसका आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो पार्ट 2 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था सारा। केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, इनकी तफसीलात पार्ट 2 के अंदर मौजूद हैं। पार्ट 3 के अंदर हमने नोट्स लिए थे सारे के सारे, जिसमें रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हमने डिस्कस किया था। इनके हमने नोट्स भी लिए थे। और कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम की, वो भी हमने डिस्कस किया था पार्ट 3 के अंदर ही। और इसके अलावा अब जो हमारा चौथा पार्ट जा रहा है, इसके अंदर हमारे पास ये एक टॉपिक है, पेज नंबर 143 पे देख लीजिए, वेज टू रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी में हम, ये बड़ी वीडियो है पहले ही बता रहा हूँ, इसमें हम किस तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम को शनाख्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आपसे कोई पूछता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट, तो इसका एक जवाब है कि ये स्टेट है, एक हालत का नाम है। किसकी हालत का नाम है? स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कौन सा केमिकल रिएक्शन? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो वो केमिकल रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की एक हालत का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जब शुरू होता है तो होने के बाद थोड़े टाइम बाद रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की ये हालत बनती है, जिसको हम कहते हैं कि अब जो है हमारा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन किस हालत में आ गया है, किस हालत में आ गया है
केमिकल इक्विलिब्रियम वाली हालत में आ गया है। तो ये बुनियादी चीज़ें, इसको आप नेगलेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस करता है। दोबारा बता दूं, आपसे कोई पूछता भाई केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो एक लफ्ज़ में बता दें भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की एक हालत का नाम है। आपसे अगला सवाल पूछा जाता है भाई कौन सी हालत है ये, तो आप बता दें केमिकल रिएक्शन की, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की वो हालत जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसी लम्हे प्रोडक्ट का उतना ही अमाउंट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। जब ये हालत हो जाती है किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की, तो उस हालत को आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि ये जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है ये किस हालत में आ गया है, अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में आ गया है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन किस हालत में आ गया है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में आ गया है। और इस हालत में क्या हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, कि जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी लम्हे उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये कोर कॉन्सेप्ट है, इसको मत भूलिएगा। अब ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो है ये हो कहाँ पे रहा है, वेयर, कहाँ हो रहा है ये हो रहा है भाई बीकर में। एक बीकर में, इसमें आप पानी लेते हैं और पानी के अंदर, पानी जो है वो मीडियम का किरदार अदा करता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं ना, वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, तो क्रिकेट खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ग्राउंड चाहिए। जब तक ग्राउंड नहीं होगा आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। सही बात है ना ऐसी। ग्राउंड होगा तो क्राउड आएगा, उनके बैठने की जगह होगी। ग्राउंड होगा तो पिच बनेगी, ग्राउंड होगा तो प्लेयर आएंगे, ग्राउंड होगा तो फील्डिंग होगी, बैटिंग होगी, अंपायरिंग होगी। सब कुछ जब ही होगा जब ग्राउंड होगा। तो ये जो वाटर है, ये जो पानी है, इसकी मिसाल जो है इस ग्राउंड जैसी ही है कि इस पानी के अंदर हमें केमिकल रिएक्शन करवाना है। कौन सा वाला, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये आप डालेंगे इसी पानी के अंदर। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, इसको भी आप डालेंगे इसी पानी के अंदर। जब इस पानी के अंदर इन दोनों चीज़ों को आप डाल देंगे तो ये चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी। CH3COOH और C2H5OH, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। CH3COOC2H5, ये इथाइल एसीटेट और वाटर लेकिन ये कौन सा रिएक्शन शुरू हो गया इनके दरमियान, ये एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल जो है ये कन्वर्ट हो गए इसके अंदर, इथाइल एसीटेट और वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है? ये जो है वो रिवर्सिबल है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि सारा का सारा एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल सारा का सारा रिएक्ट होके और ये बन गया इथाइल एसीटेट और वाटर। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पर क्या मामला हो रहा है, यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है इसका एसिटिक एसिड का और इथाइल अल्कोहल का ये रिएक्ट करके कुछ अमाउंट जो है वो इथाइल एसीटेट और वाटर का बना रहे हैं, और बिल्कुल इसी तरह कुछ अमाउंट जो है वो इथाइल एसीटेट का और वाटर का कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में। ये मुस्तकिल काम चल रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? ये मुस्तकिल काम चल रहा है। मुस्तकिल रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये कन्वर्जन का काम जो है मुस्तकिल जारी है। कन्वर्जन, ये कन्वर्जन जो हो रही है ये मुस्तकिल हो रही है, कंटिन्यूसली रिवर्स हो रहा है इसके अंदर मामला। लेकिन क्या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया? क्या इस केमिकल रिएक्शन की वो हालत हो गई जिसको हम कह रहे हैं कि हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है? नहीं, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। नो डाउट कि ये जो रिएक्टेंट हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन बराबरी वाला मामला अभी नहीं हुआ। अभी बराबरी वाला मामला नहीं हुआ। जब जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही अमाउंट
प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, जब ये बराबरी वाला मामला हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि हाँ अब जो है इस केमिकल रिएक्शन ने जो है वो, इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ने जो है कौन सी हालत हासिल कर ली है, कौन सी स्टेट जो है इसने अचीव कर ली है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाली। क्योंकि अब मामला बराबरी का हो गया है, जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब इसकी ये हालत हो गई है केमिकल इक्विलिब्रियम वाली। ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई सर, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, हाउ टू, यही अगला हमारा टॉपिक है। और इसी में हम लॉ ऑफ मास एक्शन को भी डिस्कस करेंगे। वेज टू रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम, हाउ टू रिकॉग्नाइज, या हेडिंग दी हुई है बाकायदा, वेज टू रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो दो तरीके इसके हैं जिनकी मदद से आप पहचान सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आपको अपनी आंख से तो ये कन्वर्ट होता हुआ सब कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, ये सब कुछ तो पानी के अंदर हो रहा है, आपको कैसे पता लगेगा। तो इसके दो तरीके हैं, एक फिज़िकल तरीका है जिसके ज़रिए आप पहचान सकते हैं, ठीक है, कि केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की वो हालत जिसमें जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन की ये हालत अचीव होने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरे लफ्ज़ों में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको नहीं पता कि अब जो है वो केमिकल रिएक्शन की हालत क्या है, आया इस केमिकल रिएक्शन ने जो है, केमिकल रिएक्शन ने जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव कर ली है या नहीं की है। ये जानने का आपके पास दो तरीके हैं, वेज, तरीके टू रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम। रिकॉग्नाइज मतलब शनाख्त कर लेना, केमिकल इक्विलिब्रियम को आप कैसे पहचान सकते हैं, दो तरीके हैं। एक है फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है, और दूसरा है केमिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड जो है इसके अंदर एक रेडिएशन वाला मेथड है, वो आप इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशन मेथड होता है। और रेडिएशन मेथड के अंदर आप किसको इस्तेमाल करते हैं, रेस को इस्तेमाल करते हैं, रेस को या रेडिएशंस को आप इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है लाइट हमारी बेसिकली दो किस्मों की होती है, एक विजिबल लाइट होती है, एक इनविजिबल लाइट होती है। आपके घरों में जो लाइटें लगी हुई हैं और जो सन लाइट है और जो आग जलाने पे लाइट मिलती है, ये सारी विजिबल लाइट्स की किस्में हैं, वो लाइट जो आपको अपनी आँख से नज़र आ रही है। लेकिन लाइट की कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती, जैसे कि आपके ओवन के अंदर जो माइक्रोवेव्स हैं वो आपको नज़र नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह रेडियो वेव्स हैं जिसके ज़रिए आपके मोबाइल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये रेडियो वेव्स आपको नज़र नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये भी जो है वो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती। ठीक है, तो हम जो रेडिएशंस यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी हैं, वो दोनों वाली हैं, इनविजिबल रेडिएशंस और विजिबल रेडिएशन। तो यहाँ पर रेज जो हम इस्तेमाल करेंगे किस मेथड में, फिज़िकल मेथड में या रेडिएशन मेथड में जो हम रेज इस्तेमाल करेंगे, या हम इनको ये भी कह सकते हैं कि वेव्स इस्तेमाल करेंगे, या आप इनको ये भी कह सकते हैं कि रेडिएशन इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सी होंगी हमारे पास, वो होंगी अल्ट्रा वायलेट, IR इंफ्रारेड और विजिबल। तीन किस्म की रेडिएशंस जो है इनको आप इस्तेमाल करेंगे और इनकी मदद से आपको इस बीकर के अंदर मौजूद जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन चल रहा है, आया उसने इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वाली हालत अचीव कर ली है या नहीं की है, इस मेथड के ज़रिए, रेडिएशन मेथड के ज़रिए, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या विजिबल लाइट के ज़रिए आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, हाउ, कैसे पता लगेगा, हाउ, ये मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि इसके ऊपर आप जो है वो या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो मारेंगे, या तो आप इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं इसके ऊपर वो मारेंगे, मारने का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि डालेंगे, जैसे टार्च से रोशनी आप डालते हैं ना,
ठीक है। तो इसी तरह वो जैसे ये सोर्स है, यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकल रही हैं या इंफ्रारेड निकल रही हैं और विजिबल निकल रही हैं, वो आप इसके ऊपर लेके जाएंगे, इसमें से रेज निकलेंगी ये और इसके ऊपर जाके टकराएंगी। जब ये अंदर मौजूद ये पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन चल रहा है और इसके अंदर जो है ये एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं CH3COO C2H5 यानी कि इथाइल एसीटेट में और H2O वाटर में। जब ये रेस जाके इससे टकराएंगी तो इन वेव्स को ये क्या करेगा, ये जितना भी प्रोडक्ट मौजूद है और जितना भी रिएक्टेंट इसके अंदर मौजूद है ये क्या करेगा, इन रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारे पास एक चार्ट होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करके हम पहले ये काम कर चुके होते हैं। तो हमारे पास जो चार्ट होता है ना, वो दीवार पे लगा हुआ होता है वहीं पर लैब में, जिसमें वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो चार्ट में ऑलरेडी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, चार्ट में ऑलरेडी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि ये जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है ये कितनी कर रहा है, हाउ मच रेज, कितनी रेज ये एब्जॉर्ब कर रहा है। हमारे पास ऑलरेडी जो चार्ट मौजूद है इसके ऊपर हमें पहले ही ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि भाई ये जो है वो 10 रेज जो है अगर एब्जॉर्ब करता है, 10 रेज कोई सी भी अल्ट्रा वायलेट की या इंफ्रारेड की या विजिबल की 10 रेज अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो हम समझ जाएंगे कि इक्विलिब्रियम इसके अंदर इस्टेब्लिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है 10 रेज अगर ये एब्जॉर्ब करता है। तो हम ये तीनों में से कोई भी ले लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड या विजिबल। इस लाइट को जब हम इस पे मारते हैं तो शुरू में ये हमने नोट किया कि 2 रेज जो है ये ऑब्ज़र्व कर रहा है, फिर हमने टाइम देखा 10-15 मिनट बाद, फिर हमने दोबारा जो है वो ये अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड विजिबल लाइट इसके ऊपर मारी, कब, 10 मिनट बाद। हमने दोबारा चेक किया तो पता लगा ये 5 रेज जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, 5 रेज एब्जॉर्ब कर रहा है। हम थोड़ी देर और रुके, अब हमने आधे घंटे बाद कोशिश की कि अब देखते हैं, और जब आधा घंटा गुजर गया तो अब हमने देखा कि इसने पूरी 10 रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, 10 रेज को इसने एब्जॉर्ब कर लिया इस मिक्सचर ने, जिसके अंदर ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन मुस्तकिल चल रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं इक्वल इन अमाउंट, ठीक है। तो जब ये 10 रेज हमने नोट की तो ये दीवार के ऊपर ये चार्ट लगा हुआ है, चार्ट हमें बता रहा है कि भाई अगर 10 रेज एब्जॉर्ब वाला मामला हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका। समझ में आ गई बात। तो शुरू में हमने नोट किया 2 रेज जो है वो ये मिक्सचर एब्जॉर्ब कर रहा था, फिर हमने 10 मिनट और इंतज़ार किया, हमने देखा क्योंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर 5 रेज जो है हमने देखा 10 मिनट बाद अब ये 5 रेज एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद फिर आधे घंटे बाद हमने देखा कि 10 रेज एब्जॉर्ब कर रहा है। दीवार के ऊपर चार्ट लगा हुआ था, इससे हमने मैच किया कि हाँ भाई 10 रेज अगर एब्जॉर्ब कर रहा है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। आप बोलेंगे ओके, अब जो है इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। ये हमारे पास था फिज़िकल मेथड, इसको रेडिएशन मेथड भी कहते हैं, रेज या वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है केमिकल मेथड। और आपकी बुक में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आगे ध्यान से सुन लीजिएगा, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सब की सब केमिकल मेथड के ऊपर बेस करती हैं, ना कि फिज़िकल मेथड के ऊपर, केमिकल मेथड के ऊपर बेस करती हैं। और ये जो केमिकल मेथड है इसके अंदर हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम यूज़ करते हैं, और वो फार्मूला है Kc बराबर है C D डिवाइडेड बाय A
बी। ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करेंगे जब हम केमिकल मेथड की बात करेंगे, ठीक है। तो केमिकल मेथड हमें यूज़ करना है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और फॉर्मूला ये रहा आपके पास Kc, ठीक है, ये सी आएगा। अब ये बना कैसे, ये बना कैसे, ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है कि ये बना कैसे। इसके लिए इस केमिकल मेथड के नीचे ही एक एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है, मैं इसको ज़रा, जिसमें एसिटिक एसिड आपको नज़र भी आ रहा होगा, पेज नंबर 143 पे आप देख लें, नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको भी डिस्कस नहीं करना चाहता। आप पेज टर्न करें, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन को और उसकी डेरिवेशन को, ताकि ये आपको समझ में आ जाए मामला, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इस लॉ के एंड में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, इस लॉ के एंड में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। पहले तो इस लॉ की हम थ्योरी समझेंगे कि ये लॉ है क्या, उसके बाद फिर हम इस चीज़ को देखेंगे कि इसके अंदर जो डेरिवेशन है इस फॉर्मूले की, डेरिवेशन ऑफ Kc, ये वाला फॉर्मूला हम समझेंगे। समझ में आ गई बात? तो पहले लॉ लिख लेते हैं, भटक मत जाइएगा। फिजिकल मेथड मैंने आपको बता दिया है कि वेज टू रिकॉग्नाइज, शनाख्त करना केमिकल इक्विलिब्रियम को, केमिकल इक्विलिब्रियम को पहचान लेना, उसके तरीके। फिजिकल मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, रेडिएशन मेथड। अब केमिकल मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला जो है वो कैसे डिराइव होगा, इसकी डेरिवेशन भी देखेंगे। लेकिन कोई भी फॉर्मूला जब ड्राइव होता है उसके पीछे कोई थ्योरी ज़रूर होती है, कोई लॉ ज़रूर होता है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, इसी के पस मंज़र में ये Kc का फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया गया है। अब इसको हम देखते हैं, मैं मिटा रहा हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट, ये क्या बताता है भाई, स्टेट्स दैट दो बातें बताता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में। ये बताता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दो हिस्से हैं इसके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। याद है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का वो हिस्सा जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। उसी के रेट की बात की जा रही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to active masses of reactant, proportional to active masses of reactants, to active masses of reactants। दूसरा हिस्सा भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी एक बात। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। ये साथ साथ इसके नोट्स भी लेते रहे आप लोग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट में मैं बात लिख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल मैंने बना दिया तो भूलिएगा नहीं। प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। बस ऑफ रिएक्टेंट लिखने की जरूरत नहीं, चलिए लिख देता हूँ ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। टू द पॉइंट, सिंपल यहाँ पर ये बात कर रहा है। मैं केमिकल इक्वेशन अगर यहाँ पर बनाता हूँ, रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन, उसमें रिएक्टेंट साइड पे 2 रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट साइड पे 2 प्रोडक्ट हैं, जैसे कि A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन, C प्लस D। अब आपको पता है हम मोल्स लगाते हैं कि क्या इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2, 3, 4, वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम छोटा इसके हिसाब से A लगा रहे हैं, इसके हिसाब से छोटा सा B लगा रहे हैं, इसके हिसाब से छोटा सा C लगा रहे हैं, इसके हिसाब से छोटा सा D लगा रहे हैं। ये छोटे वाले A, B, C, D किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? केमिकल इक्वेशंस में जो नंबर लगे हुए होते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2H2 प्लस O2 और 2H2O। यहाँ पर देखें, ये जो है 2H, ये A हो गया, और इसके साथ ये 2 और ये O, ये क्या हो गया? ये B हो गया। अब इसके साथ कुछ है ही नहीं, 1 है लेकिन हम 1 शो नहीं करते। इसी तरह यहाँ पर ये क्या हो गया? हमारा C हो गया, क्योंकि यहाँ एक ही प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट होते तो D को भी ले आते। तो इसके साथ ये 2 लगा, 2A B C, ये देखिए। तो ये A B और C ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A B जो है रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और C D जो है वो प्रोडक्ट्स को। इस इक्वेशन में क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है इसलिए मैंने C तक ही मामला रखा है। अब ये जो 2 है और यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, शो कर देता हूँ उसको, और ये 2 है, इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये छोटे वाले जो A हैं, छोटा वाला जो B है, छोटा वाला जो C है। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, इस केमिकल इक्वेशन की 2 साइड्स हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड है। आपको पता है मुस्तकिल मामला चल रहा है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। मुस्तकिल ये साइकिल चल रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, सेम अमाउंट, इस बात को मत भूलिएगा, सेम अमाउंट, डिफरेंट अमाउंट नहीं। अब यहाँ पर ये मामला हो गया। अब ये कह रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो रेट है, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और ये हमारे पास कौन सा है? बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका जो रेट है बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये जो रिएक्टेंट्स हैं, ये जो रिएक्टेंट हैं, इनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के, क्या कहा मैंने? एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के, एक्टिव मासेस। अब यहाँ पर हमारे पास A जो है इसका भी कोई एक्टिव मास होगा, और जो हमारे पास B है इसका भी कोई एक्टिव मास होगा। ठीक है, दोनों का कोई एक्टिव मास तो होगा ना भाई। ऐसे तो नहीं हो रहा ना कि हवा में मामला चल रहा है, नहीं। ये जो बीकर है इसके अंदर आपने पानी लिया है, यहाँ पर ये जो आप 2 रिएक्टेंट ले रहे हैं A और B, तो A और B का कुछ अमाउंट तो होगा ना ग्रामों में। अब ये अमाउंट जो भी होता है, या तो आप ग्राम में लेते हैं या फिर आप मोल्स में बात करते हैं। मैं 2 तरह से इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इस बीकर के अंदर, वाटर के अंदर रिएक्टेंट जो हैं A और B वो ग्रामों में है। इस बीकर के अंदर जो प्रोडक्ट है C और D वो ग्रामों में है। तो मैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की मौजूदगी को ग्रामों में बोल सकता हूँ। और दूसरी बात, मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मौजूदगी को मोल्स में भी बोल सकता हूँ कि A के और B के इतने मोल हैं, C के और D के इतने मोल हैं। तो एक्टिव मासेस का मतलब यहाँ पर क्या है? मोलैरिटी। क्या मतलब है? मोलैरिटी। क्योंकि अगर आपको मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट याद हो तो मोलैरिटी असल में मोल्स की ही तो बात करता है, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन में या 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर
मोल्स की तादाद, ये मोलरिटी कहलाती है। अब मोल्स की तादाद जो है वो रिएक्टेंट ए की भी हो सकती है, मोल्स की तादाद जो है रिएक्टेंट बी की भी हो सकती है, मोल्स की तादाद रिएक्टेंट सी की भी हो सकती है, और मोल्स की तादाद प्रोडक्ट डी की भी हो सकती है। सॉरी, ये सी प्रोडक्ट है और डी भी प्रोडक्ट है। तो आपका फर्स्ट हिस्सा जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। इसमें सिर्फ एक ही हिस्सा है जो कि आपको डिस्टर्ब करने वाला है ना, ये एक्टिव मासेस। ये क्या है? प्रोडक्ट का मतलब तो ये है कि एक्टिव मासेस को आप मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने एक्टिव मासेस अभी आपको बता दिया। एक्टिव मासेस का सिर्फ यही मतलब है, मोलैरिटी। मोलैरिटी अभी फ़िलहाल आप यही जहन में रखिएगा, मोलैरिटी एक्टिव मासेस का ये मतलब है। अब मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि आपको एक्टिव मासेस की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों की आपको क्या चाहिए, ए और बी की आपको मोलैरिटी लेनी। ए और बी की आपको क्या लेनी है आपने? मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ ए ये आपको चाहिए, मोलैरिटी ऑफ बी ये आपको चाहिए। जब ये दोनों आपको मिल जाएं, दोनों की मोलैरिटी, ए की भी मोलैरिटी मिल जाए, बी की भी मोलैरिटी मिल जाए, अब क्या करना है, इसका प्रोडक्ट आपको चाहिए। प्रोडक्ट मतलब द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट के कई मतलब है भाई। प्रोडक्ट का एक मतलब ये भी होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। ये 12 क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों? रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, उसका रिजल्ट आपको मिला है 12। तो ये क्या है? ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो आपसे यही बोल रहा है भाई कि एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट, और एक्टिव मासेस मैंने आपको बता दिया मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी का प्रोडक्ट, यानी कि मोलैरिटी का रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी मोलैरिटी सपोज करते हैं अगर 2 है और इसकी मोलैरिटी सपोज करते हैं कि 6 है, तो आपको इसका क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। ये आपके पास क्या आ गया? ये क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आ गया। क्लियर हो गई बात? अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट है मोलैरिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स की, ये ज़्यादा आएगी या कम आएगी? ठीक है, तो जितना ज़्यादा रेट होगा, द मोर रेट the more product of molarities of reactant। बस ये बात है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा मोलैरिटीज़ का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दोबारा बता दूं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलैरिटीज़ का प्रोडक्ट होगा। अब अगर मैं एक केस स्टडी के तौर पे आपसे बात करूं, यहाँ पर एक और मिसाल ले लेते हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं क्योंकि यही मुश्किल मामला है ना। यहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी ऑफ ए वो हमारे पास है 2 और मोलैरिटी ऑफ बी है हमारे पास 4। इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, एक केस हमारे पास ये है, एक दूसरा केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर जो मोलैरिटी है ए की, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ ए, ये एक दूसरा केमिकल रिएक्शन है। इसमें मोलैरिटी ऑफ ए जो है वो 1 है और मोलैरिटी ऑफ बी जो है वो 2 है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। ये एक केमिकल रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये दूसरे केमिकल रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन है। इस वाले केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलैरिटी का प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? 8। और ये दूसरा वाला जो केमिकल रिएक्शन है
इसके अंदर उसके रिएक्टेंट्स की मोलैरिटी का प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, 2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रेट किसका ज़्यादा हाई है, रेट किसका ज़्यादा हाई है, तो आप कहेंगे सर ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है इसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो मोलैरिटीज़ हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंट्स की मोलैरिटीज़ का प्रोडक्ट होगा उतना ही ज़्यादा रेट होगा। यही लॉ ऑफ मास एक्शन का पहला हिस्सा कहता है। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दूसरा हिस्सा किससे मुताल्लिक है? इससे, प्रोडक्ट से मुताल्लिक है। अब कह रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हम ए को नहीं लेते बल्कि हम यहाँ पर बी को लेते हैं, और सॉरी सी को लेते हैं और डी को लेते हैं। यहाँ पर भी हम सी को लेते हैं और डी को लेते हैं। याद रहे ये एक अलग केमिकल रिएक्शन का सी और डी है और ये एक अलग केमिकल रिएक्शन का सी और डी है। यहाँ पर देखें मैंने वैल्यूज़ चेंज नहीं की, सिर्फ मैंने ए और बी की जगह सी डी कर दिया। तो यहाँ पर मोलैरिटी जो है वो सी की वो 2 है और मोलैरिटी डी की जो है वो क्या है, 4 है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं है, ये कौन सा है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स के बनने का अमल है ये। अब इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकला, 8। इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकला, 2। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका रेट ज़्यादा है या इस केमिकल रिएक्शन का रेट ज़्यादा है? तो आप पूछेंगे सर रेट कौन सा? तो रेट 2 जगहों पे होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है यहाँ पर भी रेट होता है और बैकवर्ड रिएक्शन जो है यहाँ पर भी रेट होता है। तो ये बता दीजिए। मैं आपसे कहूँगा ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसके रेट की बात हो रही है। तो आप चेक करेंगे कि बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मोलैरिटी है, उसका जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है दोनों जगहों पे, दोनों किस्म के केमिकल रिएक्शंस में, तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मोलैरिटी है, उसका जो प्रोडक्ट है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि ये सर केमिकल रिएक्शन जो है इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोडक्ट्स की मोलैरिटी का जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा निकल रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर आपने ख़ास बात और क्या नोट की? आपने नोट नहीं किया कि फॉरवर्ड रिएक्शन असल में बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। सर कैसे बराबर है भैया? आप ज़रा नोट कर लीजिए। अभी मैंने जो फॉरवर्ड रिएक्शन बनाया था उसमें ए और बी लिए थे, उसके अंदर मोलैरिटी इसकी कितनी निकली थी, 2। इसकी कितनी थी, 4। ए जो लिया था ए और बी की, ए और बी, याद है ए की मोलैरिटी भी 2 थी फॉरवर्ड रिएक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन अब मैं एक जगह पे कर दूं ज़रा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो ए था उसकी मोलैरिटी 2 थी और फॉरवर्ड रिएक्शन में जो बी था उसकी मोलैरिटी 4 थी। तो इन दोनों की मोलैरिटी का जो प्रोडक्ट निकला था वो 8 निकला था। बैकवर्ड रिएक्शन में जो सी की मोलैरिटी है वो भी हमने देखा 2 है और जो डी की मोलैरिटी है वो भी हमने देखा 4 है। तो सी और डी की मोलैरिटी का जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है वो भी 8 आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें रिएक्टेंट्स की मोलैरिटी का मिला है वही प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट्स की मोलैरिटी का मिला है। उसका भी 8 था, इसका भी 8 था। तो हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर है बैकवर्ड रिएक्शन के। और जब ये मामला हो जाए रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि अब हमारे इस केमिकल रिएक्शन ने अब हमारे इस रिवर्सिबल रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर ली है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो क्या कर ली है, अचीव जो है वो कर ली है। समझ में आ रही है बात आपको?
थोड़ा मुश्किल था, मैं समझ सकता हूँ इसको, ठीक है, लेकिन आप वीडियो बैक करके दोबारा ज़रा तफसील से सुने तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन तो 5 मिनट की, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं, डेरिवेशन बहुत आसान है। ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं अब इन्हीं को हम बारी बारी ले लेते हैं। ये पहला वाला जो रेट की बात कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो बात कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास आर और एफ लेते हैं हम, रिएक्शन फॉरवर्ड, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट के, इन दोनों की। तो हम यहाँ पर ए लेंगे और ए का छोटा ए यहाँ आ जाएगा, बी लेंगे और बी का छोटा बी यहाँ आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्या आएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये बी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी और छोटा सी यहाँ आ जाएगा और डी और छोटा डी यहाँ पर आ जाएगा। अब जब आपको पता है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब भी हम इसमें आगे चलेंगे तो ये इसकी जगह इक्वल का साइन आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पर आएगा। तो इसकी पोजीशन इस तरह से बन जाएगी, आर एफ जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, के एफ के। ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है, इक्वल का साइन आया और कांस्टेंट आ गया। बाकी ए को आप ऐसे ही लें और बी को भी आप ऐसे ही लें, छोटा बी आ जाएगा इसके ऊपर और यहाँ छोटा ए आ जाएगा। यहाँ क्या पोजीशन होगी, यहाँ पर भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होगा, तो ये हो जाएगा आर बी बराबर है के बी हो जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा, सी और डी, और इनके कोफिशिएंट्स छोटा सी और छोटा डी, ये होगा, ठीक है। अब इनको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पर हम जानते हैं एक बात कि ये के एफ जो है, अब यहाँ पर हम जानते हैं एक बात कि हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। तो अगर आर एफ और आर बी बराबर हैं तो इनकी ये वाली साइड्स भी बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि के एफ बराबर है, के एफ बराबर है, और सॉरी आर एफ जो है इसकी जगह पर आ जाएगा के एफ ए बी इज इक्वल टू, आर बी की जगह पे क्या आ जाएगा, के बी सी डी, ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर के बी को यहाँ नीचे ले आइए, ठीक है, या फिर आप जो है के एफ को यहाँ पर नीचे ले आइए। तो यहाँ पर हम जो है ये के एफ को अगर हम इस साइड पे ले आते हैं नीचे, ये के बी की जगह पर नीचे आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास हो जाएगा, नहीं इसको हमें रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर साइड पे रखना है, प्रोडक्ट को, तो हम इसको ज़रा ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ पर नीचे ले आएंगे, के एफ अपॉन के बी, और इसके साथ ये आ गया हमारे पास यहाँ क्या बचा है हमारे पास, ये C और ये D, ठीक है भाई। अब ये ए जो है, ए और बी, इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी और डी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। ए बी को वहाँ पे ले गए, डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया। अब ये के एफ और के बी जो है ये रिप्लेस होंगे, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी ऊपर,
क्योंकि के एफ एंड के बी आर कॉन्स्टेंट्स, हैंस एक न्यू कांस्टेंट चाहिए, इनको बराबर करेंगे हम के एफ अपॉन के बी, इसको बराबर करेंगे के सी के। ठीक है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो एक नए कांस्टेंट के बराबर कर दिया के सी, तो इसकी जगह पर अब हमारा जो बनेगा नाउ के सी बराबर हो जाएगा किसके, सी डी और उसकी जगह पे नीचे आ जाएगा, ये इक्वेशन आपकी बन गई लॉ ऑफ मास एक्शन वाली, लॉ ऑफ मास एक्शन वाली ये इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है भाई, के सी बराबर है सी डी ए बी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई, इसमें अभी एक एग्जाम्पल बाकी है, वो इंशाल्लाह इसके पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे हम। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।